कहानी की शुरुआत में हम तमिलनाडु के जंगलों में कैंपिंग करते हुए एक जोड़े को देखते हैं जो कैंप फायर का आनंद ले रहे हैं। उस लड़के का नाम राम है और वह कुछ जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए थोड़ा आगे निकल जाता है। अपने रास्ते में उसे एक त्रिशूल दिखाई देता है जो बहुत अजीब है। उसने सब कुछ एक तरफ धकेल दिया और एक छोटी कुल्हाड़ी से पेड़ के तने को काटना शुरू कर दिया ताकि आग जला सके। बहुत संघर्ष के बाद उसने आखिरकार तना तोड़ दिया और उसमें एक कील निकली हुई देखी। अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा और वह पीछे गिर गया। तभी उसने देखा कि पेड़ से कुछ निकल रहा है। जैसे ही वह बाहर आया उसने खुद को एक खौफनाक काली गुड़िया के सामने पाया जो भयानक लग रही थी। जिस क्षण उसने उसे उठाया उसके चारों ओर एक अज्ञात प्राणी प्रकट हुआ। अचानक वह व्यक्ति जो डरा हुआ था और चिल्ला रहा था चुप हो गया। ऐसा लगता है कि इस प्राणी की शक्ति ने उसे चुप करा दिया और अगले ही पल उसने हमला कर दिया और उसे मार डाला। आप सोच रहे होंगे कि राम की प्रेमिका वहां क्यों नहीं थी। खैर, उसने हेडफोन लगा रखे थे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि राम कुछ समय से गायब है तो वह वहां जाती है। जिस क्षण वह उस गुड़िया को उठाती है वह प्राणी उसे भी बाहर निकाल लेता है और हम उसकी चीख सुन सकते हैं। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, उस गुड़िया के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी तरह का काला जादू शामिल है या शायद उससे जुड़ी कोई आत्मा है जो मुक्त हो गई है। वैसे भी कुछ महीने बीत जाते हैं और हम दोस्तों के एक समूह को देखते हैं, कुल 5 लोग जिनके नाम चरण, मीना, जेरी, सेट और चारू हैं। चरण और मीना एक जोड़े हैं और वे सभी शुरू से ही उसी जंगल में ट्रेकिंग करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन उस जंगल में ट्रेकिंग की अनुमति नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि वह जोड़ा भी अवैध रूप से यहाँ आया होगा। एक समय में यह एक सरकारी कॉफी बागान हुआ करता था, लेकिन किसी कारण से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसलिए चरण ने अशोक नाम के एक लड़के से संपर्क किया, जिसने अपने संपर्कों की मदद से चरण और उसके समूह को जंगल में ट्रेकिंग के लिए ले जाने के लिए मारी नाम के एक लड़के की व्यवस्था की। मारी सबसे अच्छा विकल्प था क्योंकि वह वन विभाग में उस जंगल का गार्ड था और एक गाइड के रूप में अंशकालिक काम भी करता था, इसलिए वह उनका गाइड बन गया। अगली सुबह सभी दोस्त ट्रेक के लिए एक साथ निकल पड़े। जब हम मारी के घर से गुजर रहे थे तो मैं उनके साथ कार में था। अचानक मारी की बेटी ने कार रोकी और अपने पिता के गले में एक ताबीज पहनाते हुए कहा, पिताजी, इसे कभी मत उतारना। वह आमतौर पर इसे हर समय पहने रहते थे, लेकिन आज वह भूल गए। शुक्र है कि उनकी बेटी ने उन्हें यह दिया था और यह बहुत खास है। हम आखिरकार जंगल में पहुंच गए, लेकिन कार आगे नहीं जा सकी क्योंकि वहां एक चेक पॉइंट था। इस वजह से उन्हें अपनी कार वहीं छोड़नी पड़ी और उसी समय हम मारी के एक दोस्त को देखते हैं जो उसी गांव से है। वह कार में बैठ जाता है और उसकी देखभाल करना शुरू कर देता है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही हम जंगल में प्रवेश करने वाले होते हैं, मारी सभी से कहती है कि अगर आपको किसी को कुछ बताने के लिए कॉल करना है तो अभी करें क्योंकि आगे कोई सिग्नल नहीं होगा। फिर मीना उससे पूछती है, क्या होगा अगर हम मुसीबत में पड़ गए? क्या आपके पास वॉकी टॉकी या कुछ और नहीं है? जवाब में मारी कहती है कि उन्हें विभाग से कुछ नहीं दिया गया है और अगर आप सभी मेरी बात सुनते रहेंगे तो आप किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वे बहते पानी के साथ एक जगह पर पहुंचते हैं और मीना और बाकी लोग इसका आनंद लेने के लिए उसमें कूद पड़ते हैं और बहुत शोर मचाते हैं। मारी उन्हें बताती है कि उन्हें वहां से जल्दी से निकल जाना चाहिए क्योंकि जंगली जानवर दिखाई दे सकते हैं और इतना शोर मचाना अच्छा नहीं है। वे किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन मीना मारी अंदर ही अंदर क्रोधित होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद वे अचानक एक जगह पर पहुंचे जहां प्रतिबंधित क्षेत्र का चिन्ह था और वहां घंटियों का एक गुच्छा बंधा हुआ था। सेतु ने गलती से एक घंटिया छू ली,
और अगले ही पल घंटियां गिर गईं क्योंकि वे पुरानी थीं और उन्हें पकड़ने वाली रस्सी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। अब मारी यह सब देखती है और कहती है, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, यह जगह खतरनाक है। वह आगे कहता है कि यहाँ एक आत्मा है और यह सुनकर मीना घबरा जाती है। वह क्रोधित हो जाती है और मारी से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि हम बच्चे हैं? तुम हमें हर जगह जाने से क्यों रोक रही हो? बाकी लोग मीना से सहमत होते हैं, लेकिन मारी के लगातार आग्रह करने के बाद वे सभी उसके पीछे चलने लगते हैं। इस बीच उन्हें एक जगह से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और मारी एक अलग रास्ते पर चली जाती है जो एक चट्टान की ओर जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह किनारे पर पहुंच जाती है और अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे है। उसने उसे धक्का दिया, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता, मारी पीछे से आई और उन चारों को पकड़ लिया। वे सभी सोचने लगे कि जब कोई नहीं था तो उसे पीछे से किसने धक्का दिया होगा। लेकिन जब उनके दोस्त मजाक करने लगे तो वे जल्दी ही इस बात को भूल गए। इस बीच चरण और मीना साथ बैठे थे जब जेरी अचानक उनकी तस्वीर लेने के लिए आया। उसे देखकर वे दोनों उछल पड़े और भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गए। पहले तो जेरी को समझ में नहीं आया कि पेड़ के पीछे सभी क्यों छिपे हुए हैं। वे पीछे छिपे हुए हैं, लेकिन बाद में जेरी मीना को एक पेड़ के पास देखता है और उसे पेड़ के पीछे से बाहर आने के लिए कहता है ताकि वह एक अच्छी तस्वीर ले सके। जैसे ही वह कहता है कि एक चुड़ैल पेड़ से बाहर निकलती है और वह हैरान रह जाता है। फिर अचानक नीचे से कुछ उसके पैर को पकड़ लेता है, जिससे वह गिर जाता है और वह वास्तव में डर जाता है। हम उसके पैरों पर उंगलियों के निशान देख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि जो कुछ भी हुआ वह वास्तविक था। जेरी को इस अवस्था में देखना काफी कुछ है। हर कोई उस पर हंसना शुरू कर देता है, लेकिन वह समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ कुछ है, और वह इस बारे में इतना गंभीर हो जाता है कि वह अपनी यात्रा रद्द करने और जाने की बात करता है। जब सेतु यह सुनता है तो वह क्रोधित हो जाता है और उससे कहता है कि वह सिर्फ एक कायर है और उसे चले जाना चाहिए। उस समय बाकी तीन सेतु का समर्थन कर रहे थे, जिससे जेरी गुस्से में उन दोनों से कहता है कि अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें जंगल में जाकर प्रतिबंधित क्षेत्र की जांच करनी चाहिए। वहां एक साइन अप है, इसलिए वापस आकर हमें दिखाओ। मैं भी यह सब सुन रहा था, लेकिन उस समय कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बाद सेतु और बाकी तीन जेरी की चुनौती को गंभीरता से लेते हैं और एक बड़े लाल रिबन के साथ जंगल में जाने लगते हैं। वे उस रिबन को अपने रास्ते को चिन्हित करने के लिए बांध रहे थे ताकि वे खो न जाए। फिर वे एक प्रतिबंधित क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां से कुछ ही दूर पर उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है। एक दर्शक के रूप में हम यह देखते हैं कोई उन्हें देख रहा था। फिर वे दोनों उस घर में जाते हैं जहां उन्हें वह शापित गुड़िया मिलती है जो पहले दिखाई दी थी। चारू उसे उठाती है और उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देती है, लेकिन फिर वह अपने पीछे उस चुड़ैल को देखती है, वही जिसे हमने पहले देखा था, और वह वास्तव में डर जाती है। लेकिन जैसे ही वे उसकी मदद करने के करीब पहुंचते हैं, चारू जोर से हंसने लगती है और सेतु भी हंसने लगता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि वे दोनों बस खिलवाड़ कर रहे थे, जिससे वे चिढ़ जाते हैं। मारी इतनी गुस्से में आ जाती है कि वह बेस कैंप की ओर वापस चली जाती है और चरण उसका पीछा करता है। फिर वे दोनों देखते हैं कि सेतु और चारू पहले से ही बेस पर हैं। वे कैंप में थे और हर कोई डर से कांप रहा था। अचानक उनके दिमाग में सवाल उठे कि वे दोनों कौन थे जिन्होंने उनके साथ मजाक किया था। जब वे पीछे मुड़े तो चरण ने चारू और सेतु को देखा, जो उस चुड़ैल के साथ थे। एक शैतानी मुस्कान के साथ उन्हें देखते हुए तुरंत गायब हो गए। यह स्पष्ट था कि चुड़ैल उनके साथ खेल रही थी। माही ने भी यह देखा और सभी को बताया कि वह वापस आ गई है। पेची, चुड़ैल का नाम पेची था।
उनके गांव की एक महिला के बारे में एक कहानी है जिसने केरल में काला जादू सीखा था। वह अपने अनुयायियों के साथ जंगल में काला जादू करती थी और अचानक गांव के लोग एक एक करके मरने लगे और कई लापता भी हो गए। ग्रामीणों ने जल्दी से समझ लिया कि यह उसकी करतूत है और उससे भिड़ने गए, लेकिन वह इतनी शक्तिशाली थी कि कुछ ही क्षणों में उसने अपने जादू से उनमें से कई को खत्म कर दिया। जब ग्रामीणों ने एक ऋषि को इस बारे में बताया तो उसने कहा कि वह शैतान की पूजा करती है और विशेष रूप से एक अनुष्ठान कर रही है जिसमें अमरता प्राप्त करने के लिए मानव बलि दी जाती है। हालांकि पेची को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे पकड़ा जा सकता है। ऋषि की सलाह के बाद ग्रामीणों ने पेची पर फिर से हमला किया। उसका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा उस भयानक गुड़िया के अंदर फंस गई और एक पेड़ से लटक गई, वही पेड़ जिससे लड़के ने उसे पहले गिरा दिया था। अब पेची आजाद थी और उन्होंने उसका शरीर वहीं छोड़ दिया। उन्होंने उसे पास में ही दफना दिया। यही वजह है कि कोई भी पेची चुड़ैल की जंगल के बाहर कुछ नहीं कर सकता। उस क्षेत्र को बंद कर दिया गया और उन्होंने एक प्रतिबंधित क्षेत्र का चिन्ह भी लगा दिया ताकि कोई भी अंदर न जा सके। उन घंटियों का उद्देश्य शायद पेची को नियंत्रित रखना था, उसकी शक्तियों को नियंत्रित करना था, लेकिन वे टूट गई। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उसी कारण से कॉफी बागान को भी बंद कर दिया। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि राम और उसकी प्रेमिका के साथ पेची किया कर सकता है, लेकिन अब वे अंदर तक आ चुके थे और चारू और सेतु पेची के घर के अंदर भी जा चुके थे। अब यह कहानी सुनने के बाद सभी डर जाते हैं और एक ही समय में जंगल छोड़ने का फैसला करते हैं। उसके बाद हर कोई अपना सामान पैक कर रहा था जब जेरी को पता चला कि उसका कैमरा खो गया है। इसलिए वो वहां से जंगल में कैमरा ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि कैमरा उसके लिए बहुत कीमती है। मारी उसे 1000 बार रोकती है पर वो नहीं मानता। उसके बाद मारी भी उसका पीछा करने लगती है और कुछ दूर जाने के बाद जेरी को उसका कैमरा मिल जाता है। वो उसे लेकर वापस लौटने लगता है, पर तभी उसे अपने पीछे 2 मारी दिखती है, एक जो उसके करीब थी और दूसरी जो उससे बहुत दूर थी। ये देखकर उसे लगता है कि उसके पास जो मारी है वो जरूर कोई भ्रम है और इसीलिए वो उसे धक्का देकर वहां से भागने लगता है, जबकि वो असली मारी थी जिसे उसने धक्का दिया था और जो दूर थी वो पेची का भ्रम थी। अब वो डर के मारे भाग जाता है और उसी घर के अंदर चला जाता है जहां पेची आकर अगले ही पल उसे मार देता है। अब मारी जो जेरी के साथ गई थी अकेली लौट आती है, जिसके कारण सेतु और मीना को लगने लगता है कि मारी ने उसे मार दिया है। उसने ही जेरी को मारा होगा और यह सब भी मारी का ही काम है, यानी उसने पेची की बातों पर इतना विश्वास नहीं किया जिसके कारण सेतु मारी पर गुस्सा हो जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चारों भी कहीं चले जाते हैं। उन्हें ढूंढते हुए चरण और मीना उनके पीछे जाते हैं, जहां वे चारों को एक जगह अजीब तरह से खड़े पाते हैं और एक ही झटके में पेची उन्हें पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है, जो इतनी तेजी से होता है कि वे ठीक से देख भी नहीं पाते हैं। अब जैसे ही सेतु और मारी को चारों की मौत के बारे में पता चलता है, वो दोनों जंगल से भागने लगते हैं और उनके पीछे मीना और चरण भी भाग रहे होते हैं, जिस दौरान मारी काफी दूर भाग जाती है और उसकी जगह एक ढोंगी मारी इन तीनों को पीची के घर की तरफ ले जाने लगता है, जिसे सेतु समझ जाता है और वो चरण और मीना को जाने से रोकता है। फिर दूसरी तरफ हमें असली मारी दिखाई जाती है, जिस पर पीची हमला करने आती है, लेकिन किसी कारण से वो बीच में ही रुक जाती है और वहां से गायब हो जाती है, जिससे मारी बच जाती है। लेकिन ये कैसे हुआ? तो मारी ने एक ताबीज पहना हुआ था जो उसकी बेटी ने उसे दिया था, जिसकी वजह से पीची उसे मार नहीं पाई। अब हम आगे देखेंगे, हमें पता चलता है कि मीना गायब हो गई है और चरण और सेतु उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर वो उसे पीची के घर में पाते हैं। उसे देखकर सेतु भाग जाता है और चरण मीना को लेने जाता है। फिर हम देखते हैं सेतु भाग रहा है और जेरी घायल है। वो उसकी मदद करने जाता है, लेकिन वो नहीं बल्कि चुड़ैल है। अगले ही पल वो भी पेची का शिकार बन जाता है।
चरण और मीना पेची के घर से दूर जा रहे होते हैं, तभी मारी उनके सामने आ जाती है और उनसे कहती है कि उन्हें जंगल से बाहर जाना होगा, तभी वो पेची से बच सकते हैं। इस पर मीना चरण से कहती है कि उसकी बात पर यकीन ना करें क्योंकि ये एक धोखा हो सकता है। इस पर मारी कहती है कि मैं कोई धोखा नहीं हूं और ये ताबीज उसी का सबूत है। ये वही ताबीज है जो साधु जी ने मेरे पूर्वजों को दिया था और इसी की वजह से उनके पूर्वज पेची के शरीर को नष्ट करने में सक्षम हुए थे, क्योंकि पेची बहुत शक्तिशाली थी और उसे मारना नामुमकिन था, इसलिए इस ताबीज पर उसकी शक्तियों का असर नहीं होता। लेकिन यह सुनने के बाद भी मीना उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन चरण के जोर देने पर वह मान जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और साथ में मारी का हाथ भी पकड़ते हैं ताकि ताबीज उनकी भी रक्षा कर सके, और वे जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर भागने लगते हैं। और जैसे ही वे उस क्षेत्र से बाहर आने वाले होते हैं, मीना का हाथ फिसल जाता है और पेची उसे पल भर में वहां से दूर ले जाता है, जिसके कारण चरण काफी तनाव में आ जाता है और वह मीना को ढूंढने के लिए वापस जाने लगता है। मारी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और फिर से प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर चला जाता है। अब उसे जल्दी से एहसास हो जाता है कि उसका फैसला कितना गलत था, क्योंकि अंदर उसे मीना मिलती है। वो उसे नहीं पाता है और अपने दोस्तों की डरावनी चाल की मदद से उसे डराकर एक मौका दे देते हैं, जिसके बाद पेची उसे मारने आता है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आती है, वो अचानक से वहां से गायब हो जाती है और चरण बच जाता है। तभी चरण अपने हाथ में मारी का ताबीज देखता है, जो उसके हाथ में तब आया था जब मारी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अब चरण फिर से जंगल से बाहर आने लगता है। इस दौरान उसे मारी की लाश दिखाई देती है, जिसे पेची ने ही मारा होगा, क्योंकि उसके पास ताबीज नहीं था। लेकिन एक बात हमें अजीब लगती है कि पेची तो प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर थी, अगर वो नहीं आ सकती थी तो वो उसे यहाँ कैसे आकर मार गया। खैर, चरण फिर जंगल से बाहर आता है, जहाँ उसे मारी की दोस्त की कार आती हुई दिखाई देती है, जिसके बारे में मैंने आपको याद रखने को कहा था। और वो जब उसे रोकता है तो शॉकिंगली मीना भी उसमें होती है, लेकिन तभी वो आदमी चरण को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है, जो इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और जैसे ही चरण की आंख खुलती है, वो अपने आप को पेची के घर में बंधा हुआ पाता है, जहां वो आदमी और मीना उसके सामने खड़े थे। और दोस्तों, अब यहाँ इस मूवी के असली पत्ते खुलते हैं और तब हमें पता चलता है कि मीना को अब तक किसी बात पर झटका क्यों नहीं लगा था, या वो बार बार मारी पर गुस्सा क्यों हो रही थी। तो असल में मीना कोई और नहीं बल्कि पेची की वंशज है, और वो भविष्य में उसकी उत्तराधिकारी बनने वाली है, जिसका मतलब है कि वो भी उसी तरह का खतरनाक काला जादू करेगी। और जैसे ही मूवी की शुरुआत में उस लड़के की वजह से पेची आजाद हुआ, तो मीना की दादी को ये बात पता चल गई, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं उसी पंथ से जुड़ी हुई थी, क्योंकि पेची के मरने से पहले सिर्फ 13 और बलि बाकी थी, क्योंकि साधु जी ने बताया था कि अगर पेची ज्यादा लोगों की बलि देगी तो वो अमर हो जाएगी। अब देखिए, इन 13 में से 2 लोग पहले ही मर चुके थे, वो है राम और उसकी प्रेमिका, यानी वही शुरुआती जोड़ा। अब सिर्फ 11 ही बलि के लिए बचे थे। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी खुद से पेची के इलाके में नहीं जाएगा। सरकार और बाकी सब ने वहां प्रतिबंधित क्षेत्र का बोर्ड लगा रखा था। राम और उसकी प्रेमिका मूर्ख थे जो वहां गए। हो सकता है वो इन बातों पर यकीन नहीं करते होंगे, या ये भी हो सकता है कि मामला उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। तो अब मीना की दादी ने मीना को ये काम दिया था कि उसे लोगों को पेची के पास ले जाना होगा। तो मीना ने चरण से दोस्ती कर ली, उसके साथ रिलेशनशिप में होने का ड्रामा बनाया और अपने दोस्तों को मिलाया, और फिर बड़ी ही चालाकी से उन्हें इस ट्रैकिंग के लिए राजी किया। होता यह है कि अगर आप किसी को भड़काते हो या उसकी दिलचस्पी जगाते हो, तो वो इंसान वहां चैलेंज बनकर जाता है। यहाँ भी वही हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेची की सत्ता उस प्रतिबंधित क्षेत्र तक थी, लेकिन मारी की हत्या उसके बाहर हुई। मारी की हत्या पेची ने नहीं बल्कि खुद मीना ने चाकू की मदद से की, और यही वजह थी कि मीना मारी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि
वो उन्हें खतरनाक जगह से दूर रखना चाहता था, जबकि मीना का मकसद था कि वो उस जगह जाए। इसके साथ ही आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मीना कई बार मुसीबत में पड़ रही थी, लेकिन पीची ने उसे एक बार भी नहीं मारा और इसमें मारी का दोस्त भी मीना का साथ दे रहा था, जो असल में उसका दोस्त नहीं था बल्कि उसका दोस्त होने का दिखावा कर रहा था, यानी कि वो पीची का अनुयायी है और वो मीना की दादी और उन सभी को मीना के साथ शुरू से जानता था। अब सच्चाई सामने आने के बाद मीना और वो आदमी चरण को उसी घर में बांध कर चले जाते हैं, जिसके बाद पीची उसके सामने आ जाती है और चरण की चीख के साथ ही उसकी भी मौत हो जाती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हमें बताया जाता है कि 13 में से 7 की बलि दी जा चुकी है और अब 6 बचे हैं, यानी कि इस मूवी का सीक्वल संभव है और आएगा भी, क्योंकि ये मूवी काफी हिट हो चुकी है। और अब मूवी के एंडिंग सीन में हम ये भी देख सकते हैं कि वहां पर एक नया ट्रैकिंग ग्रुप आता है, जो कि पिछले ट्रैकिंग ग्रुप को खोजने के लिए वहां पर आया था, जिसके कारण मुझे लगता है कि पीची को उसकी बची हुई बलि भी मिल जाएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि मीना उन सभी को लेकर आई होगी और इसी के साथ पीची मूवी यहीं पर खत्म होती है।